गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज करते हैं रेस्पिरेशन। यू नो दैट ऑर्गेनिजम्स चाहे कोई भी हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? बिकॉज फॉर सर्वाइवल ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी दे हैव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि सेल डिवीजन है, या फिर यू कैन से सेल मूवमेंट है, या ओनली यू कैन से मूवमेंट, या नर्वस कंडक्शन है, या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर ग्रोथ है, राइट, या फिर ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या फिर ऑस्मोसिस है। यानी कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी सेल को फूड से मिलती है। क्या करता है? वो फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से क्या मिलेगी? एनर्जी। इस एनर्जी के साथ साथ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी और वाटर भी। ये वाटर तो जो है रीयूज़ हो जाता है बॉडी में और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और ये एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक हाई एनर्जी बॉन्ड है एटीपी, ठीक है। अब क्या है? यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोडक्शन की, वो क्या है? फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फूड जो है, वेरियस मेथड्स आर देयर टू टेक द फूड इन और टू कैप्चर द फूड, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है हायर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड है, या जिसका जो हैबिटेट है उसके हिसाब से वहाँ पर वो फूड अवेलेबल होता है। पर इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए देयर शुड बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इस एनर्जी प्रोडक्शन का एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? इस प्रोसेस को जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना? कैसे? ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। तो ये प्रोसेस वेयर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस is occurring and formation of energy in the form of ATP is happening or is being done, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। यदि हम रेस्पिरेशन को इफ़ वी डिफाइन, तो हम रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? विल से दैट रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स exchange of environmental oxygen, even for environmental का short form, environmental oxygen और and bodies carbon dioxide, right? कैसे? थ्रू अ लिक्विड मीडियम। अब मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थ्रू अ लिक्विड मीडियम, किस लिए? टू यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और यहाँ पर फूड किस फॉर्म में है? फूड है यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। कहाँ पर? सेल में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एटीपी। तो once again, respiration is a catabolic process which involves exchange of environmental oxygen and body's carbon dioxide through a liquid medium to utilize oxygen for the oxidation of food
इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। राइट, अब जो है अब यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी एक पर्टिकुलर एक सरफेस है जहाँ से एनवायरमेंटल ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है और बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि रेस्पिरेशन जो है बेसिकली एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। केमिकल प्रोसेस क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। राइट, और ये फिजिको केमिकल प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है रेस्पिरेटरी सरफेस पर हो रहा है। तो अब रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कैसा होना चाहिए, हम हर किसी सरफेस को रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं कह सकते। कोई जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस पॉजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सरफेस को रेस्पिरेटरी बनाते हैं, वो अब हम देखते हैं। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस है यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो विल डू द कैरेक्टरिस्टिक्स of the respiratory surface. सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, बहुत ही पतला होगा ना तभी तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, अदरवाइज ज़्यादा थिकनेस पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो मैक्सिमम का जो है 1 मिलीमीटर थिकनेस से अगर ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी रेस्पिरेटरी सरफेस की तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वोंट टेक प्लेस। दूसरा, दैट सरफेस शुड बी परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो सरफेस ही परमिएबल नहीं है तो कितना भी चाहे वो थिन हो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वोंट टेक प्लेस। ठीक है, तीसरा भी जो हमने पहले किया था, द सरफेस शुड बी मॉइस्ट। सी क्या होता है कि जैसे ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, ड्राई ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली इस तरह से डिफ्यूज़ आउट नहीं कर सकता। क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वहाँ वो जो है मॉइस्ट होता है, गीला होता है, और यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस मॉइस्ट सरफेस पर डिज़ोल्व होती है। तो यहाँ पर जो वो पहले वो डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद वो डिफ्यूज़ करेगा। सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले इस मॉइस्ट सरफेस में डिज़ोल्व होगी, देन इट विल बी रिलीज इनटू द लंग्स। तो जो है ड्राई ऑक्सीजन इज इंजूरियस टू एनिमल और टॉक्सिक टू एनिमल। तो रेस्पिरेटरी सरफेस शुड ऑलवेज बी मॉइस्ट, या तो वो वाटर से मॉइस्ट हो या वो उसके रेस्पिरेटरी सरफेस पर क्या प्रेजेंट हो, म्यूकस प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। क्यों, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। राइट, तो ज़्यादा एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया शुड बी मैक्सिमम। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज इट मस्ट बी हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर का मतलब क्या है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जैसे अगर मैं ये मानूँ ये रेस्पिरेटरी सरफेस है तो रेस्पिरेटरी सरफेस की दूसरी साइड या चारों तरफ क्या, कैपिलरीज, इट शुड बी रिचली सप्लाइड बाय कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज बाद में मिलके क्या बनाती हैं, आर्टरीज बनाती हैं या वेन्स बनाती हैं। तो हाईली वस्कुलर का मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इफ़ इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय ब्लड, ईजिली जो है ऑक्सीजन इनके अंदर, क्योंकि कैपिलरी की वॉल जो काफ़ी थिन होती है तो वो इजीली ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आराम से डिफ्यूज़ आउट करेगा लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी सरफेस से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो द सरफेस शुड बी हाईली वस्कुलर। नेक्स्ट इज that it must be in direct or indirect contact with the source of oxygen, direct और indirect contact। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि देखो, एयर से जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी सरफेस पर जाती है, पर जो वाटर है, वाटर के साथ जो ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में होती है, डिजॉल्व फॉर्म में होती है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ करती है। तो एयर जो है डायरेक्ट फॉर्म हो गया, वाटर जो है इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। तो वट एवर द केस में बी, द सरफेस शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या होता है कि देखो सरफेस पर तो गैशियस एक्सचेंज हो सकता है सेल का, पर जो डीप सीटेड टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, वो करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे कि हायर एनिमल्स में एक पिगमेंट है नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन लेके आएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो एल्वियोलाई की जो इनर लाइनिंग है ना, दैट लाइनिंग इज कवर्ड बाय लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है और ये जो है सरफेक्टेंट का काम करता है। सरफेक्टेंट जो है वो क्या होता है कि ये सरफेक्टेंट जो है लोअर कर देता है सरफेस टेंशन को, और सरफेस टेंशन जो है लोअर होने से क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से जो है द रेस्पिरेटरी शुड पजेस दीज मिनिमम 8 कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्वियोलाई, जो कि लंग की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, मैं अगर आपको एक डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया अगेन इफ़ यू सी इट बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रोंकाई, और ये जो ब्रोंकाई फिर से किसमें प्राइमरी ब्रोंकस वुड अगेन ब्रेक इनटू सेवरल सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस से फिर टर्शियरी ब्रोंकस निकलता है। टर्शियरी ब्रोंकस से इफ़ यू सी कम्स आउट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ये देखो एल्वियोलर डक्ट निकल कर आती है, और एल्वियोलर डक्ट एंड्स इनटू एल्वियोलस और वेरियस एल्वियोलाई। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, एल्वियोलाई और एल्वियोलस, जो कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, अब ये हम कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। एंड इसके यहाँ चारों तरफ क्या है, यहाँ पर इट इज़ कवर्ड बाय कैपिलरीज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो नेचर है पल्मोनरी सरफेस का वो कैसा है। सो आवर नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और पल्मोनरी। यहाँ पर लंग की मेम्ब्रेन, इसको हम पल्मोनरी भी बोलेंगे। नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी मेम्ब्रेन। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, एल्वियोलाई है, और यहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल कांटेक्ट में है। ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी में आता है। ठीक है, तो हम एक्सचेंज क्या हो रहा है इस रेस्पिरेटरी सरफेस पर। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि कुछ पार्ट रेस्पिरेटरी सरफेस का एल्वियोलाई का बना है और कुछ पार्ट रेस्पिरेटरी सरफेस का कैपिलरी का बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो कैसा है वो अब दिखाते हैं। ये देखो, इफ़ यू सी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये जो पार्ट है, ये जो है लंग का पार्ट है, जो इनर साइड है, यहाँ पर जो है सरफेक्टेंट है, जिसको मैंने बताया कि किसका बना हुआ है, लेसिथिन का बना हुआ है। ठीक है, तो जो इनर लाइनिंग है दैट इज लाइन बाय लेसिथिन, और ये जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, इफ़ यू सी दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, पहला जो है इनर, अगर हम शुरू करें लंग से, तो सबसे पहला जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस का वो किसका बना हुआ है, लेसिथिन का बना हुआ है। नेक्स्ट जो है ये लेयर जो अभी जिस मैंने अभी ड्रॉ करी, ये जो डार्क, ये जो पिंक कलर का लेयर है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स नोन एज एपिथीलियम सेल्स। तो एल्वियोलाई में जो एपिथीलियम उसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर एपिथीलियम। ठीक है, और ये एपिथेलियल सेल्स के बने हुए इस तरह से यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स है, और एपिथेलियल सेल्स के जो बेस है ना, यहाँ पर एपिथेलियल रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि थर्ड पार्ट किसका है, थर्ड पार्ट इज बेस, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम रिवर्स शुरू होते हैं। ये किसका पार्ट था, अभी तक हमने वी टॉक्ड अबाउट लंग या एल्वियोलाई। ठीक है, अब हम
शुरू करते हैं। ये जो रेड कलर का पोर्शन ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इज शोइंग कैपिलरी पार्ट। तो कैपिलरी पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ जो कैपिलरी की लाइनिंग है या वॉल है वो किसकी बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। तो जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको क्या बोलेंगे? एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये एंडोथीलियम मेम्ब्रेन किस पे रेस्ट कर रही है? ये एंडोथीलियम है। ठीक है, थोड़ा लाइट कर, ये एंडोथीलियम है। दिस एंडोथीलियम इज रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ठीक है, अब आप देखो कि इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एक ये येलो कलर का मैंने दिखा रखा है। दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि ये देखो ये कौन सा पोर्शन है? ये जो है पूरा ये लंग की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये जो नैरो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस जो है कॉमन स्पेस है बिटवीन दीज टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है? आरबीसी है, और आरबीसी कैरी करता है ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देखो कि आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड तो डिफ्यूज़ हो रही है एल्वियोलाई में, और लंग से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है इनटू द ब्लड वेसल एंड इट इज़ बाइंडिंग विद द आरबीसी। और आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें ये जो थिकनेस है किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस की। दिस थिकनेस इज ऑफ अराउंड 0.2 टू 0.6 माइक्रोमीटर। तो इस तरह जो है दोनों लंग्स की जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स हम मिलाएं तो वो अराउंड 300 यूनिट्स बैठती। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि सारे अगर हम अल्वियोलाई का रेस्पिरेटरी सरफेस अगर कैलकुलेट करें इट इज़ अराउंड 70 स्क्वायर मीटर। और ये कितने टाइम्स है? इट इज़ इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ द टोटल स्किन ऑफ आवर बॉडी। तो देखा आपको कितना इसका जो है बड़ा सरफेस एरिया है। ठीक है, नाउ we come to the next topic, that is mechanism of pulmonary ventilation। पल्मोनरी वेंटिलेशन को अगर हम ये एक टेक्निकल टर्म है, लेमैन टर्म में हम इसको ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग देखा जाए इट इज़ प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस, राइट, जहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर में से ले रहे हैं और लंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, और यानी कि ये टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ दीज गैस रेस्पिरेटरी गैसेस जो है दे इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ मूवमेंट्स। इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। और अराउंड एक नॉर्मल इंडिविजुअल रेस्टिंग इंडिविजुअल में जो है ऑन एन एवरेज 12 टाइम्स ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं इन 1 मिनट। और वैसे 12 से 16 जो है टाइम्स बॉडी जो है रेस्पिरेटरी मूवमेंट करती है 1 मिनट में। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है ये 2 तरह के होते हैं, ये सबको पता है। एक मूवमेंट है व्हेन वी टेक द एयर इन, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। इसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, एयर के अंदर लेने को हम इनहेलेशन बोलेंगे। दूसरा जो है वो है एक्सपिरेशन, और इन अदर वर्ड्स एक्सलेशन, दैट इज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड और गिविंग आउट ऑफ फुल एयर। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशन, फर्स्ट फेज। ठीक है, अगर अब हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन करते हैं तो बेसिकली जो है इसका हम दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, और ये फ्रेश एयर जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए जो लास्ट यूनिट है यानी कि एल्वियोलाई तक जो है वो उसको रीच करना है या पहुंचना है। ठीक है, अब क्या होता है कि
जो लंग्स हैं, लंग्स जो हैं दे आर नॉट कवर्ड बाय मसल्स एनीवेयर। लंग्स में आप देखोगे जो भी मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर भी दिखाया है, लंग्स जो हैं वो, मैं एक बार फिर से डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आप देखो, ये जो है लंग्स का स्ट्रक्चर, और इसमें आप कहीं भी यू विल फाइंड कि मसल नहीं है, केवल हर स्टेज पे जो यूनिट है वो बाइफरकेट करती है। जैसे ये जो है नेजल चैम्बर से ट्रैकिया में ये आती है, ट्रैकिया जो है 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, ये ब्रोंकस फिर से सेकेंडरी ब्रोंकस में, और इस तरह से आफ्टर एवरी स्टेज जो मेम्ब्रेन है या सरफेस है वो थिन होता जाता है, तो कोई देयर इज़ नो मेम्ब्रेन एनीवेयर। तो अब क्या होता है, और लंग्स कहाँ हैं, लंग्स जो हैं वो है हमारी थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। अब मसल्स भी नहीं है तो, और लंग्स भी कहाँ लोकेटेड है, थोरैसिक कैविटी में। तो अब जो है सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि किस तरह से थोरैसिक कैविटी को इंक्रीज़ किया जाए। देखो, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज़ होगी तो लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो इन्फ्लेट करेंगे। अगर एल्वियोलाई इन्फ्लेट करेगी तो क्या होगा, लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वो नेगेटिव लेवल तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -2 से लेकर -6 मिलीमीटर मरकरी तक जो उसका प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब लंग्स के अंदर प्रेशर नेगेटिव में आ गया तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है एयर का वो ज़्यादा है, और एयर जो है पैसिवली डिफ्यूज़ करती है एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है वो नेगेटिव में, और बाहर जो प्रेशर है वो हाई पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। अब जो है थोरैसिक, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि थोरैसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए ताकि लंग्स में जो है वो नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाए। तो इसके लिए जो है वेरियस मसल्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक मसल्स क्या कहाँ है, जैसे अगर ये लंग्स हैं 2 और ये इस तरह से ट्रैकिया से जुड़े हुए, तो इसके लंग्स के जस्ट नीचे इस तरह से एक यू कैन से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है नोन एज डायफ्राम, और ये डोम शेप्ड है, ठीक है, इस तरह से डोम शेप्ड है। तो डायफ्राम के साथ जो है मसल्स जो अटैच्ड हैं वो जो है उन मसल्स को बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। और वो मसल्स कहाँ अटैच्ड हैं, वो पीछे की तरफ, तो अब आप लंग्स के पीछे वर्टिब्रल कॉलम है ना, पीछे की तरफ तो वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, और आगे की तरफ जो है कहाँ, रिब्स। लंग्स के ऊपर तुम्हें पता है यहाँ पे रिब्स होते हैं, रिब्स जो एक प्रोटेक्टिव केज है, ठीक है। यानी कि जो फ्रेनिक मसल्स हैं वो डायफ्राम से आ रही हैं, और डायफ्राम से वो जो है रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है। तो जैसे ये फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, ये डायफ्राम जो है स्ट्रेट हो जाता है। ये पुल होगा ना, जैसे ये पुल होगा तो ये जो डायफ्राम है जो स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने से क्या है, लंग्स को और भी फैलने की जगह मिल जाती है, बड़ा होने की जगह मिल जाती है, या इन्फ्लेट होने की जगह मिल जाती है, ठीक है। अब जो दूसरी जो मसल्स हैं वो हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं, देखो लंग्स के ऊपर देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, दोनों तरफ जो ना इस तरह से 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। मैं और एनलार्ज करूँगी तो रिब्स के अंदर दो रिब्स के, जैसे एक रिब ये हो गया, एक रिब, इनके बीच में इस तरह से ओब्लिक मसल्स हैं जिनको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल इस तरह से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो क्या होता है, रिब्स जो हैं वो, जो रिब्स इस तरह से मुड़े हुए हैं ना, ये रिब्स जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं इस तरह से, और जो है स्टर्नम को, रिब्स आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड है, स्टर्नम को भी आगे की तरफ लिफ्ट करते हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या, देखो रेस्टिंग कंडीशन में इस तरह होता है, और जब वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आप देखो कि किस तरह से ये रिब्स भी यहाँ से यहाँ लिफ्ट हो गए, और स्टर्नम भी यहाँ से यहाँ लिफ्ट हो गया। रिब्स भी देखो यहाँ से, सॉरी, यहाँ लिफ्ट हो गए, और स्टर्नम यहाँ से यहाँ लिफ्ट हो गया, यानी कि चेस्ट कैविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जो है लंग्स में नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो गया। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के 11 पेयर्स है, क्योंकि हर एक
पेयर के बीच में ये इस तरह से मसल्स जो है ओब्लिकली अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, जब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, कैविटी इंक्रीज होगी, तो एयर जो है रश करेगी लंग्स में पैसिवली विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है। और इस पैसिव डिफ्यूजन में अराउंड 500 ml ऑफ एयर मूव्स इनटू द लंग्स। अब क्या है, अब जैसे ही एयर ने एंटर किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, नाउ द लंग इज नाउ फिल्ड अप विद CO2। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कम हो जाती है, बिकॉज अब बाकी की ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में चली गई, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट स्टेज आती है, या यू कैन से नेक्स्ट रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है, दैट इज एक्सपिरेशन या एक्सलेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इनहेलेशन में एक तीसरी मसल और इन्वॉल्व है, दैट इज एब्डोमिनल मसल्स। तो इसमें देखो बाकी दोनों मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एब्डोमिनल मसल्स क्या करती है, रेस्ट करती हैं। जब एब्डोमिनल मसल्स रेस्ट करेंगी तो क्या होगा, जितने विसरल ऑर्गन्स हैं वो भी जो है नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाते हैं। अगेन इस कंप्रेशन से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि एब्डोमिनल मसल्स रेस्ट करती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाए, लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए और लंग्स जो है नेगेटिव प्रेशर डेवलप कर ले। उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट रेस्पिरेटरी मूवमेंट, दैट इज एक्सपिरेशन। अब एक्सपिरेशन में देखा जाए ना तो कोई ऐसा एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। ये जितनी भी मसल्स अभी एक्टिव थी, फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल, अब ये जैसे ही ये रिलीज़ हो जाएंगी, तो रिलीज़ होगा तो क्या होगा, फ्रेनिक मसल्स फिर से, इफ़ यू सी, अब ये फ्रेनिक ये जो डायफ्राम है ये फिर से अब नाउ डोम शेप्ड हो जाएगा। रिब्स जो हैं, ये दिखा था ना मैंने, रिब्स जो हैं वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे और स्टर्नम भी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और थर्ड जो एक्शन होता है वो होता है एब्डोमिनल मसल्स का, और एब्डोमिनल मसल्स भी क्या करेंगी, अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, विसरल ऑर्गन्स विल बी पुश्ड अप, राइट, ड्यू टू दीज 3 एक्टिविटीज़, यानी कि रेस्टिंग ऑफ प्रीवियस 2 मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स से क्या होगा कि थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगी तो लंग विल हैव हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर जो है कहाँ रिलीज होगा, वो रिलीज होगा आउट थ्रू द ओपनिंग। केवल एक ही ओपनिंग है, वो ओपनिंग कौन सी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग है, या माउथ से द प्रेशर विल बी रिलीज्ड आउट। और इस रिलीज आउट में क्या होता है, नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये जो 2 मूवमेंट्स होते हैं, ये 2 फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम इनहेलेशन, टेकिंग इन एयर, एक्सपिरेशन, एक्सलेशन यानी कि गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें अब जो है रेस्पिरेटरी मूवमेंट समझ में आ गया होगा, या मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन जो ब्रीदिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। I think this is all for today. Thank you very much.